मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रश्न सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली यूनिट से है। हमारा प्रश्न है क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं और डेल्टा टीबी के ऊष्मागतिकीय डेरिवेशन को डेराइव कीजिए। अब हम चर्चा करते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो किसी भी विलायक का क्वथनांक वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस पर द्रव की सतह पर जो वाष्प दाब बनता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, तो किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो हम जानते हैं कि विलायक से सदैव कम होता है। इसका कारण क्या होता है कि किसी भी विलयन का जो क्वथनांक होता है वो विलायक से सदैव ज़्यादा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी विलेय के मिलाने से, या हम बोलें किसी भी अवाष्पशील विलेय के मिलाने से विलायकों के वाष्प दाब में अवनमन होता है, विलायकों का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो किसी भी विलयन के अंदर जब हम विलेय की जितनी ज़्यादा मात्रा मिलाते चले जाते हैं, वाष्प दाब का अवनमन उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। यानी कि उस विलयन का वाष्प दाब जो है वो पहले की तुलना में कम होता चला जाएगा विलेय की ज़्यादा मात्रा मिलाने के साथ साथ, और उतना ही ज़्यादा उसके क्वथनांक में उन्नयन होगा। यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह पहले की तुलना में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं डेल्टा टीबी के थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन के बारे में। तो चित्रानुसार विलायक और विलयन ए के वाष्पदाब और तापक्रम वक्र पीटी पर क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के समाकलित रूप का उपयोग करने पर ln p/p1 बराबर डेल्टा hv अपॉन r ब्रैकेट में 1/tb माइनस 1/t1, यानी कि ln p/p1 बराबर क्या आया, डेल्टा hv गुणा d गुणा tb अपॉन r t1 tb। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा hv क्या है, विलायक की मोलर ऊष्मा वाष्पन है, और tb है विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा tb क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो समीकरण एक को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम निम्न मान्यताओं के आधार पर हल करते हैं। चूंकि विलयन का जो क्वथन बिंदु T1 विलायक के क्वथन बिंदु के बहुत नज़दीक, यानी कि T1 और TB में बहुत कम अंतर होने के कारण हम T1 और TB को सम्मिलित रूप से TB² लिख सकते हैं। यानी कि T1 गुणा TB बराबर TB², क्योंकि दोनों के मानों में बहुत कम अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार से पद ln p/p1 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ln p/p1 बराबर माइनस ln p1/p। ठीक है, तो माइनस ln ब्रैकेट में क्या जाएगा, 1 माइनस p माइनस p1/p। ठीक है, यानी कि माइनस ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस p माइनस p1/p। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ln 1 माइनस एक्स का मान क्या होता है, माइनस एक्स। ठीक है, तो यानी कि ln p/p1 बराबर p माइनस p1/p। अब राउल्ट के नियम के अनुसार p माइनस p1/p, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक है, चूँकि विलयन बहुत डाइल्यूट है इसलिए हम n प्लस स्मॉल n को केवल कैपिटल N ही मान सकते हैं। यानी कि विलेय की मात्रा को यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लिया है, क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं। तो p माइनस p1/p बराबर क्या बचा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो ln p/p1 बराबर क्या हो गया, p माइनस p1/p बराबर आपके हो गया स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बराबर डेल्टा hv गुणा डेल्टा tb अपॉन RTB²। ठीक है, यानी कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बराबर क्या हो गया, डेल्टा hv गुणा डेल्टा tb अपॉन RTB²। ठीक है, यानी कि डेल्टा tb बराबर हो गया RTB² अपॉन डेल्टा hv गुणा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यानी कि डेल्टा tb का मान क्या आएगा, RTB² अपॉन डेल्टा hv गुणा विलेय की ग्राम्य मात्रा बटा विलेय का अणुभार अपॉन विलायक की ग्राम्य मात्रा बटा उसका
अणुभार, ठीक है। यानी कि डेल्टा टीबी बराबर आपके निकल के आ गया RTB² गुणा विलेय के ग्राम में मात्रा गुणा विलायक का अणुभार अपॉन डेल्टा HB गुणा विलेय का अणुभार गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा। अब हम जानते हैं कि LV बराबर क्या होता है, डेल्टा HV अपॉन कैपिटल M विलायक के लिए प्रति ग्राम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि डेल्टा TB बराबर क्या हो गया, RTB² गुणा स्मॉल w अपॉन LV गुणा M गुणा कैपिटल W। तो अगर 1 मोल विलेय यानी कि 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो तो उपरोक्त समीकरण क्या रूप ले लेगी, डेल्टा TB बराबर RTB² अपॉन LV गुणा 1000। इस प्रकार यहाँ डेल्टा TB मोल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक Kb के बराबर है जब 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो, ठीक है। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, RTB² अपॉन LV गुणा 1000 बराबर क्या हो गया, Kb। यानी कि डेल्टा TB बराबर क्या हो गया, Kb गुणा मोललता, ठीक है। जहाँ पर Kb क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इसी से संबंधित एक डेरिवेशन या न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं कि 3 ग्राम यूरिया को जब 100 ग्राम जल में घोला जाता है और 6 ग्राम X को जब 100 ग्राम जल में घोलें तो विलयनों के क्वथनांक क्रमशः 100.26 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.173 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होते हैं। तो X का अणुभार ज्ञात कीजिए। और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान क्या दिया हुआ है, 0.52 एवं यूरिया का अणुभार क्या है, 60, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्मॉल m बराबर क्या हो गया, स्मॉल m है यहाँ पर मोललता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई आपके 1000 गुणा Kb गुणा W अपॉन डेल्टा TB गुणा कैपिटल W, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ X के लिए Kb बराबर क्या हो गया, क्या वैल्यू दी हुई है, 0.52, ठीक है। और स्मॉल w यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा 6 ग्राम दी हुई है, विलायक की ग्रामों में मात्रा आपको 100 ग्राम दी हुई है। तो क्वथनांक में उन्नयन दिया हुआ है आपको, डेल्टा TB का मान हो गया 100.173 माइनस 100। तो क्वथनांक में उन्नयन निकल के आ गया आपके 0.173, ठीक है। तो अब देखो पदार्थ X का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, यानी कि मोललता वाली यूनिट में हम Kb, W, डेल्टा TB और कैपिटल W के मानों को रख देंगे, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आया, विलेय का अणुभार निकल के आ गया आपके 180.3468 ग्राम। अब फिर सेकंड क्वेश्चन है आपको, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो पहला है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक, दूसरा है आपके असामान्य आणविक द्रव्यमान व वांठाफ गुणांक, और तीसरा है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो अब सबसे पहले चर्चा करते हैं सक्रियता तथा सक्रियता गुणांक के बारे में। तो सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाले पद को हम क्या कहते हैं, सक्रियता या एक्टिविटी। यानी कि एक्टिव आयंस की कंसंट्रेशन को बताने वाले पद को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियता। तथा सक्रियता व सांद्रता के अनुपात को हम एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है आपके, F बराबर A/C, ठीक है। यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो एक्टिव आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन टोटल आयंस की कंसंट्रेशन का रेशो होता है, ठीक है। यानी कि सक्रियता गुणांक जो है वो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन और वास्तविक कंसंट्रेशन का रेशो होता है। यदि सांद्रता को हम मोललता में अर्थात मोल प्रति 1000 ग्राम विलयन के रूप में व्यक्त करें तो सक्रियता गुणांक को गामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम सांद्रता को मोललता के रूप में व्यक्त करें तब एक्टिविटी कोफिशिएंट को भी हम F के स्थान पर गामा के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि गामा बराबर A/M।
इस प्रकार किसी आयन की सक्रियता हम निम्न संबंध के द्वारा दर्शा सकते हैं। एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस बराबर एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटायंस गुणा कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस, या हम बोले कि रियल कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस। इसी प्रकार से एनायंस की एक्टिविटी कैसे निकालेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायंस गुणा रियल कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन को मोलरता के पदों में व्यक्त करें तो क्या आएगी, धन आयन की एक्टिविटी A+ गुणा गामा प्लस। इसी प्रकार से ऋण आयनों की एक्टिविटी क्या आएगी, ऋण आयनों की एक्टिविटी आपकी आएगी M- गुणा गामा माइनस। ठीक है, यानी कि जब कंसंट्रेशन को हम मोलरता के पदों में व्यक्त करते हैं तब C की जगह क्या आ जाएगा, M। ठीक है, और इसी प्रकार से F की जगह क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। तो A+ तो आ गया आपके M+ गुणा गामा प्लस, और A- आ गया आपके M- गुणा गामा माइनस। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Ca गुणा FA+। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस गुणा कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस अपॉन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गुणा FA+ गुणा FB- अपॉन FAB। यानी कि जैसे जैसे विलयनों को डाइल्यूट किया जाता है, धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य जो अंतरायनिक आकर्षण बल होता है वो कम होता चला जाता है और F का मान भी यूनिटी की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड पद है वो यूनिटी हो जाएगा जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे। इस प्रकार से A का मान जो है वो C के बिल्कुल पास आता चला जाएगा और ये जो विलयन है वो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, तो अनंत तनु विलयन में यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में F का जो मान है वो 1 के अत्यंत निकट होता है, यानी कि A और C का मान क्या हो गया, लगभग बराबर, यानी कि F तथा गामा के मान क्या हो गए, समान होते हैं। F तथा गामा के कोई मात्रक नहीं होते हैं, यूनिट नहीं होते हैं। तो सांद्र विलयनों में, ठीक है, सांद्र विलयनों में F का मान जो है वो 1 से काफ़ी दूर होता है, इसलिए वास्तविक सांद्रता और प्रभावी सांद्रता में अंतर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर सक्रियता गुणांक का मान ज्ञात करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, फिर दूसरा है आपके असामान्य आणविक द्रव्यमान एवं वान ट हाफ गुणांक। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अतः विलेय पदार्थ विलयन में संगुणित अथवा वियोजित हो जाता है। ठीक है, यानी कि विलेय पदार्थ जो है अगर हम उसे किसी विलायक में घोलते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, उसका कोएगुलेशन हो जाता है, संगुणित हो जाता है, या फिर उसमें वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके अणुसंख्य गुणधर्मों के जो मान है वो असामान्य मान प्राप्त होते हैं। और जब इन गुणों के आधार पर हम यौगिकों के मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो इनके मान भी हमें जो है असामान्य मान ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो विलयनों में पदार्थों की निम्न 2 प्रकार की असामान्य आणविक स्थिति उत्पन्न होती है, जो निम्न प्रकार है। पहला है संगुणन। कई कार्बनिक विलय ऐसे होते हैं जो निर्जलीय विलायकों में संगुणित हो जाते हैं, अर्थात 2 अथवा अधिक अणु संगुणित होकर बड़े अणु बना लेते हैं। इस प्रकार विलयन में प्रभावी अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कणों की संख्या कम होने से उसके परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन यानी कि सभी अणुसंख्या गुणधर्मों के मान भी कम प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और जब कणों की संख्या जो है वो संगुणन के कारण कम हो जाती है तो इन सभी गुणधर्मों के मान भी कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है वियोजन।
तो अकार्बनिक अम्ल इसी प्रकार से क्षार और लवणों को जब जल में घोला जाता है तो ये टूट जाते हैं, अर्थात एक अणु वियोजित होकर दो या अधिक आवेशित आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो संपूर्ण सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम प्लस आयनों और क्लोराइड आयनों के रूप में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विलयन में विद्यमान पदार्थ के कणों की जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, इफेक्टिव नंबर बढ़ जाता है आयनों का, जिसके परिणाम स्वरूप इन विलयनों में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन के मान जो है वो अपेक्षित मानों से हमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब है आपके वान हाफ फैक्टर। तो वान हाफ के तनु विलयनों के नियम तब तक ही सही रहते हैं जब तक कि विलयन में अणुओं के किसी भी प्रकार में मतलब कि परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जब किसी विलय को हम विलायक में मिलाते हैं न तो संगुणन हो और न ही वियोजन हो, यानी कि जब तक कि विलयनों में अणुओं के प्रकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वैद्युत अपघट्य के अणुसंख्यक गुणों के अपसामान्य व्यवहार के कारण को स्पष्ट करने के लिए वान हाफ समीकरण में एक गुणांक का प्रयोग किया गया, जिसे हम वान हाफ गुणांक कहते हैं, वान हाफ कोफिशिएंट कहते हैं, जिसे हम समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि तनु विलयनों में विलय की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहती है तो अणुसंख्यक गुणों को प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान क्या होते हैं, समान रहते हैं और निम्नलिखित वान हाफ समीकरण का पालन करते हैं, यानी कि पाई1 गुणा V बराबर nRT, जहाँ पाई1 क्या है, सैद्धांतिक परासरण दाब है। और यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन में विलय के अणुओं का आयनों में वियोजन होता है या फिर विलय के अणुओं का संगुणन होता है तो अणुसंख्यक गुणों के मान में जो अपसामान्य मान प्राप्त होते हैं तो निम्नलिखित समीकरण का पालन होता है, यानी कि पाई नॉट गुणा V बराबर स्मॉल आई nRT। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई नॉट है वो प्रेक्षित परासरण दाब है और जो स्मॉल आई है उसे हम वान हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो वान हाफ गुणांक या वान हाफ कोफिशिएंट को हम स्मॉल आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से जब हम भाग देते हैं तो स्मॉल आई का मान क्या प्राप्त होता है, पाई नॉट अपॉन पाई1, यानी कि परासरण दाब का प्रेक्षित मान अपॉन परासरण दाब का सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वान हाफ कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो परासरण दाब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल। ठीक है, यानी कि डेल्टा H अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा H अपॉन पी नॉट थ्योरेटिकल, यानी कि डेल्टा TB ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TB थ्योरेटिकल बराबर डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल, यानी कि आई बराबर क्या हो गया, अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुण का मान विलयन में उपस्थित कणों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि आई बराबर विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या, यानी कि किसी भी अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात क्या कहलाएगा, वान हाफ कोफिशिएंट कहलाएगा। और अणुसंख्यक गुणों का जो मान होता है वो विलय के मोलर मास के रेसिप्रोकल होता है, इसलिए स्मॉल आई को हम निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि विलय का सैद्धांतिक मोलर मास अपॉन विलय का ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके।